26 नवंबर 2008, एक ऐसी तारीख जो शायद ही कोई भारतीय भूल सकता है। आज हम उस दिन की कहानी में नहीं, उस दिन के पीछे की कहानी में गहरे उतर रहे हैं, और जो जानकारी हमारे पास है वो कुछ ऐसी परतें खोलती है जो वाकई चौंकाने वाली हैं। हमारा मकसद सिर्फ उन 60 घंटों को फिर से याद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे सिर्फ 10 लोगों ने देश की आर्थिक राजधानी को लगभग 3 दिनों तक बंधक बना लिया। और इस पूरी कहानी की शुरुआत एक ऐसे तथ्य से होती है जो दिमाग हिला देता है। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, ये एक सोची समझी कई सालों तक चली योजना का नतीजा था, जिसकी नींव 2005 के आसपास ही रख दी गई थी। और इसकी कामयाबी एक ऐसे जासूस पर टिकी थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, एक पाकिस्तानी अमेरिकी ऑपरेटिव। तो चलिए इस साजिश की बनावट को समझते हैं। आखिर ये योजना इतनी सटीक, इतनी खतरनाक कैसे बनी? इसका आर्किटेक्ट कौन था? इसका आर्किटेक्ट था डेविड कोलमन हेडली, नाम से अमेरिकन, शक्ल से पश्चिमी, लेकिन असल में पाकिस्तानी मूल का एक ऑपरेटिव। और यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। सितंबर 2006 से जुलाई 2008 के बीच उसने मुंबई के 5 दौरे किए। 5 दौरे? और वो भी किसी आम अमीर टूरिस्ट की तरह? बिल्कुल, वो किसी की नजर में नहीं आया। ये बात ही अपने आप में डरावनी है। मतलब वो हमारे बीच घूम रहा था और किसी को पता भी नहीं चला। सही कहा। और उसका काम सिर्फ जगहों की तस्वीरें लेना नहीं था, वो एक तरह से कमजोरियों का नक्शा बना रहा था। वो ताजमहल पैलेस होटल में एक बिजनेसमैन बनकर रुका और उसने हर चीज को नोट किया। जैसे कि सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स कहाँ हैं, सर्विस के लिए कौन से रास्ते इस्तेमाल होते हैं, बेसमेंट में क्या है, कौन सी खिड़कियां समुद्र की तरफ खुलती हैं। उसने हाथ से नक्शे बनाए, वीडियो बनाए। उसने मुंबई के समुद्री तट पर नाव में घूमते हुए जीपीएस डिवाइस से उन जगहों को मार्क किया जहां से आतंकवादी आसानी से शहर में घुस सकते थे। ये सारी खुफिया जानकारी सीधे पाकिस्तान में बैठे उसके हैंडलर्स तक पहुंच रही थी। तो ये साजिश का दिमाग तो हेडली जैसे लोग थे, लेकिन वो 10 लोग कौन थे जो बंदूकें लेकर मुंबई में घुसे थे? वो पाकिस्तान के पंजाब के बेहद गरीब इलाकों से चुने गए लड़के थे। उन्हें कट्टरपंथ और उनके परिवारों को पैसों का लालच देकर भर्ती किया गया था। मतलब ये सिर्फ धर्म या विचारधारा की लड़ाई नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी गरीबी का भी फायदा उठाया गया था। यानी ये सिर्फ जिहाद का मामला नहीं था, इसमें आर्थिक मजबूरी का भी एक बहुत बड़ा एंगल था। ये जानना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि आतंकवाद की जड़ें कितनी गहरी और जटिल होती हैं। सही कहा। और उनकी ट्रेनिंग सिर्फ हथियार चलाने की नहीं थी, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग थी। साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग मतलब उन्हें कराची और थट्टा के कैंपों में महीनों तक समुद्री लड़ाई, गुरिल्ला युद्ध और AK-47, ग्रेनेड, RDX इन सब को चलाने की ट्रेनिंग दी गई। लेकिन सबसे अहम ट्रेनिंग थी दिमागी। उन्हें सिखाया गया था कि ये एक आत्मघाती मिशन नहीं, बल्कि एक परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस? हाँ, उनका काम सिर्फ मारना नहीं, बल्कि दुनिया भर की मीडिया के सामने 60 घंटे तक दहशत का एक लाइव शो चलाना था। ये तो आतंकवाद का एक नया ही रूप था, टेररिज्म एज थिएटर। बिल्कुल। तो योजना तैयार है, एक्टर्स को ट्रेनिंग मिल चुकी है, अब ये खूनी नाटक शुरू कैसे होता है? इन लोगों ने मुंबई में घुसपैठ कैसे की? उन्होंने समंदर का रास्ता चुना। 23 नवंबर को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पानी में मछली पकड़ने वाली एक भारतीय नाव MV कुबेर उसको हाईजैक कर लिया। नाव पर मौजूद 4 मछुआरों को तुरंत मार दिया गया। सिर्फ कप्तान को जिंदा रखा गया ताकि वो उन्हें मुंबई के तट तक ले जा सके। और जब वे मुंबई के पास पहुंचे, तट से करीब 4 नॉटिकल मील दूर उन्होंने उस कप्तान की भी गला रेतकर हत्या कर दी। हे भगवान! फिर छोटी इन्फ्लेटेबल नाव पर सवार होकर वो रात के अंधेरे में कोलाबा के मच्छीमार नगर के पास उतरे। कुछ स्थानीय मछुआरों ने जब उनसे पूछा कि वे कौन हैं, तो उनमें से एक ने बस इतना कहा, अपने काम से काम रखो। बात सामने आती है जो इसे सबसे अलग और भयानक बनाती है। हाँ, इसका रिमोट कमांड एंड कंट्रोल। कराची में एक कंट्रोल रूम बना था जहां लश्कर तैयबा के हैंडलर बैठे थे। वे मोबाइल फोन और VoIP यानी इंटरनेट कॉलिंग के जरिए हमलावरों को पल पल के निर्देश दे रहे थे। मतलब ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक लाइव निर्देशित कत्लेआम था। बिल्कुल। वे भारतीय न्यूज चैनलों की लाइव कवरेज देख रहे थे। टीवी पर? हाँ, लाइव टीवी पर। और हमलावरों को बता रहे थे कि पुलिस कहाँ है, कमांडो किस तरफ से आ रहे हैं, होटलों में कौन से मेहमान कहाँ छिपे हो सकते हैं। ये तो अकल्पनीय है। एक इंटरसेप्ट की गई कॉल है जिसमें अबू जुंदाल नाम का एक हैंडलर नरीमन हाउस में मौजूद हमलावरों से कहता है
मीडिया को बताओ कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक भयानक स्तर था, जिसका मकसद सिर्फ मारना नहीं बल्कि पूरे देश की हिम्मत तोड़ना था। सही कहा। और इस तबाही की शुरुआत में शहर के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। हाँ, वो सबसे घातक हमला था। अजमल कसाब और अबू इस्माइल खान, उन्होंने मेन हॉल में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और ग्रेनेड फेंके। कितनी देर तक? सिर्फ 75 मिनट के अंदर वहां 58 बेगुनाह लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। इसके बाद उन्होंने कामा अस्पताल को निशाना बनाया, जहां मुंबई एंटी टेरर स्क्वाड के 3 सबसे बड़े अधिकारी हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर शहीद हो गए। और CSMT पर हमले के साथ साथ शहर की 2 सबसे प्रतिष्ठित जगहों ताजमहल पैलेस होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट की घेराबंदी शुरू हो गई। सही। और यहाँ रणनीति बदल गई। कैसे? यहाँ मकसद सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि बंधक बनाना था। इस नरसंहार को एक लंबे ड्रामे में बदलना था, ताकि दुनिया भर की मीडिया का ध्यान इस पर बना रहे। अच्छा। हमलावरों ने सिस्टमैटिक तरीके से कमरे दर कमरे जाकर लोगों को ढूंढा, खास तौर पर अमेरिकी और ब्रिटिश पासपोर्ट वाले पश्चिमी नागरिकों और हाई प्रोफाइल भारतीयों को। वो एक संदेश देना चाहते थे। हाँ, कि भारत में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसी बीच एक और टारगेट था, नरीमन हाउस, जो शायद कम लोगों को याद हो। नरीमन हाउस एक यहूदी सामुदायिक केंद्र था। इसे निशाना बनाना इस साजिश में एक जानबूझकर डाला गया धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय एंगल था। यह दिखाता है कि हमलावर अल कायदा जैसी वैश्विक जिहादी विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन उसी नरीमन हाउस में इंसानियत की एक मिसाल भी देखने को मिली। सैंड्रा सैमुअल। हाँ, वहां काम करने वाली भारतीय नैनी सैंड्रा सैमुअल ने अपनी जान पर खेलकर होल्सबर्ग दंपति के 2 साल के बेटे मोशे को बचा लिया। वो बच्चा आज भी उस रात के आतंक का जीता जागता गवाह है। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य से इमारत के अंदर बाकी सभी 6 बंदूकों को आतंकवादियों ने मार डाला था। जब शहर पर इतना बड़ा हमला हो रहा था, टीवी पर लाइव दिख रहा था, तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां कहाँ थीं? मुंबई पुलिस का शुरुआती रिएक्शन कैसा था? देखिए, मुंबई पुलिस ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वे तैयार नहीं थे। तैयार नहीं थे मतलब हथियारों के लिहाज से? हाँ, आतंकवादियों के पास AK-47 जैसी ऑटोमेटिक राइफलें थीं और हमारे पुलिस वालों के पास दूसरे विश्व युद्ध के जमाने की 303 बोल्ट एक्शन राइफलें और पिस्तौलें। ये तो एक असमान लड़ाई थी। बिल्कुल। कई बहादुर पुलिस वाले पहले कुछ घंटों में ही शहीद हो गए। ये सुनना ही हैरान करने वाला है, लेकिन भारत की सबसे एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG का क्या? उन्हें पहुंचने में इतनी देर क्यों लगी? क्या ये सिर्फ एक लॉजिस्टिक चूक थी, या फिर ये उस समय की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाही को दिखाता है? ये एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है। NSG को दिल्ली में अपने बेस से मुंबई पहुंचने में 10 घंटे से ज्यादा लग गए। 10 घंटे? क्यों? वजह? उनके पास मुंबई के लिए उड़ान भरने को तैयार कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही नहीं था। क्या? हाँ, उन्हें एक विमान का इंतजाम करने और फिर उसे लोड करने में कई कीमती घंटे लग गए। ये सिर्फ एक चूक नहीं थी, ये हमारे पूरे सिस्टम की नाकामी थी। और इसी वजह से आतंकवादियों को शहर पर अपनी पकड़ बनाने के लिए घंटों का खुला समय मिल गया। और जब NSG आखिरकार पहुंची तो उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू किया। ये कितना मुश्किल था? बेहद मुश्किल। ये कोई खुली लड़ाई नहीं थी। नरीमन हाउस में कमांडो को हेलीकॉप्टर से छत पर उतरना पड़ा, क्योंकि आतंकवादियों ने एंट्री गेट्स पर जाल बिछा रखे थे। अच्छा। होटलों के अंदर उन्हें धुएं, आग और अंधेरे के बीच कमरे दर कमरे लड़ना था। उन्हें नहीं पता था कि अगले दरवाजे के पीछे कोई बंधक है या मौत का इंतजाम। एक बहुत ही धीमा और खतरनाक ऑपरेशन रहा होगा। बिल्कुल। इस पूरी व्यवस्था की नाकामी के बीच कुछ लोगों की असाधारण बहादुरी की कहानियां भी हैं, जिन्होंने उस रात को और भी ज्यादा भयानक होने से रोका। बिल्कुल, और हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले, जिनके पास सिर्फ एक लाठी थी। उन्होंने ही कसाब को जिंदा पकड़ा था। हाँ, उन्होंने अजमल कसाब की राइफल की पूरी मैगजीन अपने सीने पर झेल ली, लेकिन उसे जिंदा पकड़ लिया। उनकी वजह से ही हमें इस साजिश का सबसे बड़ा सबूत मिला। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, NSG के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जिन्होंने ताज होटल में अपने साथियों से कहा, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा, और बंदूकों को बचाते हुए शहीद हो गए। और एक रेलवे अनाउंसर भी थे, है ना? हाँ, CSMT के रेलवे अनाउंसर विष्णु जेंडे, उन्होंने लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों को स्टेशन के दूसरे एग्जिट से बाहर निकलने के लिए गाइड किया और सैकड़ों जानें बचाईं।
ये वो गुमनाम हीरो थे जिन्होंने उस रात मुंबई की आत्मा को बचाया। सही कहा। इतनी तबाही, इतनी जाने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या भारत ने इस हमले से कोई सबक सीखा? क्या जमीनी स्तर पर कुछ बदला? यह हमला एक क्रूर उत्प्रेरक था, अ ब्रूटल कैटलिस्ट। इसने पूरे सिस्टम को नींद से जगा दिया। सबसे बड़ा बदलाव था राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का गठन। एनआईए? इस हमले ने हमारी सबसे बड़ी कमी उजागर की थी कि अलग-अलग राज्यों की पुलिस और खुफिया एजेंसियां आपस में जानकारी साझा नहीं कर पाती थी। हाँ, ये हमेशा से एक समस्या रही है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए एनआईए बनाई गई। ये भारत की पहली फेडरल एजेंसी थी जिसे किसी भी राज्य में जाकर आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने का पूरा अधिकार था। अमेरिका की एफबीआई की तरह? बिल्कुल। और समुद्री सुरक्षा का क्या? क्योंकि हमलावर तो उसी रास्ते से आए थे। हाँ, तटीय सुरक्षा में जबरदस्त सुधार किए गए। पूरी कोस्ट लाइन पर रडार सेंसर का एक नेटवर्क बिछाया गया। जहाजों के लिए ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS अनिवार्य कर दिया गया और लाखों मछुआरों को बायोमेट्रिक पहचान पत्र दिए गए ताकि कोई अनजान नाव या व्यक्ति आसानी से पकड़ा जा सके। चलिए न्याय की बात करते हैं। गुनहगारों का क्या हुआ? अजमल कसाब का जिंदा पकड़ा जाना बहुत जरूरी था। उसके मुकदमे और उसकी गवाही ने इस साजिश में लश्कर तैयबा और पाकिस्तानी हैंडलर्स की भूमिका को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। उसे तो फांसी हो गई थी। हाँ, 2012 में उसे फांसी दे दी गई। लेकिन जो असली मास्टरमाइंड थे जैसे हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी, उन पर पाकिस्तान में जो मुकदमे चले, भारत उन्हें अक्सर सिर्फ एक दिखावा मानता है, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम करने के लिए किया गया है। बिल्कुल। लेकिन क्या न्याय की उम्मीद अब पूरी तरह खत्म हो गई है? नहीं, पूरी तरह नहीं। हाल ही में 2025 की शुरुआत में एक और बड़े संदिग्ध तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया है। अच्छा, ये तो एक बड़ी खबर है। हाँ, राणा पर डेविड हेडली को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है। ये एक बड़ी कामयाबी है और ये दिखाती है कि न्याय की प्रक्रिया भले ही धीमी हो, लेकिन भारत आज भी 26/11 के हर गुनहगार को कानून के सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस हमले का भारत पाकिस्तान के रिश्तों और दुनिया के नजरिए पर क्या असर पड़ा? इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते एक ऐसे मोड़ पर आ गए जहां से वापसी मुश्किल थी। बातचीत पूरी तरह बंद हो गई। हाँ, जो थोड़ी बहुत चल भी रही थी वो बंद हो गई। भारत का सीधा कहना था पहले आतंकवाद पर एक्शन लो, फिर बात होगी। दूसरी तरफ क्योंकि इस हमले में कई पश्चिमी देशों के नागरिक भी मारे गए थे, इसने FBI जैसी एजेंसीज के साथ भारत का खुफिया सहयोग अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दिया। तो पश्चिम ने पहली बार भारत की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेना शुरू किया। हाँ, उस गंभीरता से जिसका वो हकदार था। और देश के अंदर जनता के गुस्से ने एक ज्यादा राष्ट्रवादी और मुखर सुरक्षा नीति की तरफ राजनीतिक झुकाव को बढ़ावा दिया, जिसका असर आज भी भारतीय राजनीति में दिखता है। तो संक्षेप में कहें तो 2008 के मुंबई हमले भारत के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ थे। ये एक बेहद शातिर योजना, नए जमाने के रिमोट कमांड और हमारे सिस्टम की कमजोरियों के घातक मेल का नतीजा था। बिल्कुल। पिछले 17 सालों में भारत ने यकीनन बड़े और जरूरी सुधार किए हैं। NIA का बनना, तटीय सुरक्षा को मजबूत करना, खुफिया तंत्र को बेहतर बनाना, और अब तो देश के अलग अलग हिस्सों में NSG के रीजनल हब भी हैं ताकि रिएक्शन टाइम कम हो सके। हाँ, ये सब दिखाता है कि देश ने अपने 9/11 से सबक सीखा है। लेकिन क्या हम आज पूरी तरह सुरक्षित हैं? देखिए, खतरा कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदलता है। मुंबई स्टाइल हमला यानी छोटे, अच्छी तरह से ट्रेन किए गए समूहों द्वारा किसी बड़े शहर के कई ठिकानों पर एक साथ हमला करना, यह दुनिया भर के आतंकी गुटों के लिए एक खतरनाक मॉडल बन गया है। इसलिए सतर्कता हमेशा जरूरी है। अंत में एक विचार, हमारे स्रोतों में नेट ग्रिड यानी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के निर्माण का जिक्र है। ये एक ऐसा मास्टर डेटाबेस है जो बैंक अकाउंट्स, हवाई यात्रा, फोन रिकॉर्ड्स जैसे कई सरकारी स्रोतों से डेटा को जोड़कर संदिग्धों पर नजर रख सकता है। 17 साल बाद भारत की सुरक्षा व्यवस्था तकनीकी रूप से कहीं ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एक बड़ा और जटिल सवाल भी खड़ा करता है। हाँ, कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम नागरिकों की कितनी निजता, कितनी प्राइवेसी की कुर्बानी देने को तैयार हैं। बिल्कुल। सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच की वो सही रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है।